Morning to everyone in today's classes. This side science yes sir. Good morning to everyone. आप सब कैसे हो? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन फ्रिक्शंस के चैप्टर 12 क्लास 8. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है द फ्रिक्शन अपोजेज द फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेस. फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? अपोज मतलब होता है विरोध करना. क्या अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन. क्योंकि मैंने बताया था अगर आप राइट की तरफ फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? लेफ्ट की तरफ होगा. तो ये आपका कहीं ना कहीं एक मोशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 का एक आंसर होगा रिलेटिव मोशन. ठीक है, नाउ द आंसर ऑफ बी. द बी इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड रहता है बताइए? अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो मेरे बोलने से भी आप लिख सकते हो. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन डिपेंड्स. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड्स रहता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. स्मूथनेस ऑफ द सरफेस है ना. नाउ वी डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक. सी का फिल इन द ब्लैंक्स क्या है बताइए? सी में क्या होना चाहिए? सी में आपका दिया हुआ है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस. मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन ऐसे ऐसे करते हैं, हमने अपने हाथ को रब करते तो क्या होता है? हीट जनरेट होता है. तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द D1. D1 इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड खेलते हैं हम लोग. कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर को लगाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया हुआ है उसमें क्या आंसर होना चाहिए वो हमें पता करना है ना. तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो उसमें जो पाउडर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? आपको तो पता ही होगा क्योंकि गोटी जो होती है, जो कॉइन्स होते हैं वो फिसल सके. तो जब फिसलेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? रिड्यूस करने के लिए, एक्चुअली हम लोग कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स? द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. द sprinkling of powder on the carom board. कैरम बोर्ड में यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे वहां पे हम लोग? स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूसेस फ्रिक्शन. यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? रिड्यूसेस friction. Now we discuss the E1. What is E? The sliding friction is, मैंने आपको बोला था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आता है स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, है ना. तो हम लोग को डिस्कस करना था कि इसमें से कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है. ठीक है, तो हमें पता करना स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इससे बड़ा होता है या छोटा होता है. ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, किससे कम होता है बताइए? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलेंगे। आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे और ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको याद भी होता जाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 children were asked to arrange forces. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. क्वेश्चन आ ही गया जिसका आपको इंतजार था, वो क्वेश्चन आ गया है। Their arrangement are given below. अरेंजमेंट आपके दिए गए हैं एनसीईआरटीज में, उसको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज क्या होना चाहिए बताइए? आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हमको अरेंजिंग करना है, ऑर्डर, अरेंजिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है, क्या दिया है? रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया बताइए? दूसरा ऑप्शन दिया है रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? थर्ड ऑप्शन दिया है आपका स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। और चौथा ऑप्शन क्या दिया बताइए? चौथा ऑप्शन दिया है स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। स्लाइडिंग, स्टैटिक, rolling. Now which one is correct? We have to choose only one answer, A, B, C and D. Which one is correct? बताइए। आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, आपका करेक्ट आंसर है सी वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो इस पे, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पे भी स्टार लगा लो। ठीक है, तो ये आपके होंगे स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जस्ट क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, तो क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोलिंग। क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। कहाँ लिखा? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। बी वन इज द आंसर इफ देयर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज 2 इज कंप्लीटेड। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। अलीडा रन हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर। ड्राई मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर सूखा हुआ, ठीक है। वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। क्वेश्चन को समझेंगे। एलिडा रन्स हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर। ड्राई मार्बल फ्लोर पे एलिडा रन्स करती है अपने कार को, एंड वेट मार्बल फ्लोर पे भी और न्यूज़पेपर पे भी, एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। टॉवल को क्या किया? फ्लोर पे बिछा के रखा है, डाल के रखा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा तीनों पे कार का, पहला क्या था हमारा? ड्राई मार्बल फ्लोर, दूसरा क्या था? वेट मार्बल फ्लोर, तीसरा क्या था? न्यूज़पेपर, एंड चौथा था टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर।
ठीक है। तो इसमें पूछा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, फर्स्ट ऑप्शन इज वेट मार्बल फ्लोर पे ज़्यादा होगा, या फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे होगा, या न्यूज़पेपर पे होगा, या फिर टॉवल पे होगा। करे थे क्वेश्चन नंबर 3 की एलिडा रन्स हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 इज वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर एंड इसके बाद आपका दिया है न्यूज़पेपर एंड टॉवेल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, है ना। तो न्यूज़पेपर, टॉवेल, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं बस बाकी सबको आगे पीछे करके 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए हैं। लेकिन आपको इसमें से सही ऑप्शन को प्रिडिक्ट करना है, सही ऑप्शंस को पता करना है। तो इसके आंसर क्या होंगे वो हमें देखना है ना। तो बी ऑप्शन है आपका न्यूज़पेपर, दूसरा ऑप्शन है आपका टॉवेल, तीसरा ऑप्शन है आपका ड्राई मार्बल फ्लोर, फोर्थ ऑप्शन है आपका वेट मार्बल फ्लोर। ठीक है, तो ये हो गए आपके वेट मार्बल फ्लोर, दूसरा ऑप्शन। तीसरा दिया है आपका टॉवेल, तीसरा का फर्स्ट दिया है टॉवेल, दूसरा क्या दिया है न्यूज़पेपर, तीसरा क्या दिया है ड्राई मार्बल फ्लोर, चौथा क्या दिया है वेट मार्बल फ्लोर। ठीक है, तो ये हो गए आपके थर्ड ऑप्शन। उसके बाद डी ऑप्शन के फर्स्ट में दिया है वेट मार्बल फ्लोर, सेकेंड ऑप्शन दिया है डी नंबर के ड्राई मार्बल फ्लोर, तीसरा ऑप्शन दिया है डी नंबर का आपका टॉवेल, उसके बाद है आपका न्यूज़पेपर। अब ये क्वेश्चन ये था कि एलिडा रन कर रही है अपने कार को, तो चारों में से किस में क्या होगा वो हमें बताना है। किस में क्या होगा मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्टिंग होगा कार का इन चारों सरफेस में, उसके हिसाब से हमें आंसर को बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से गेस करके बताइए कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं आपको कुछ बातें डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। तो ये आपका जो दिया हुआ है इसमें आपको पहला ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। पहला ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर सही है या गलत है। दूसरा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। चलिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। देखिए, ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवेल, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में से बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत और डी वाला भी गलत। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स के जब भी 1 मार्क्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपके एनसीईआरटी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। टिल्ट मतलब होता है झुका हुआ, है ना, हल्का झुका हुआ। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, आपका जो डेस्क है वो हल्का झुका हुआ है और वो स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। आप धीरे धीरे स्टार्ट स्लाइडिंग करोगे, उसको हल्का हल्का स्लाइड करोगे। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसमें किस तरफ में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बताइए। अगर आपके पास एक डेस्क है जिस टेबल पे आप पढ़ते हो वो हल्का सा टिल्ट है, मतलब आपका जो
डेस्क है वो हल्का सा झुका हुआ है, मान लो मेरा हैंड क्या डेस्क है, ये हल्का सा ऐसा झुका हुआ है और उस पर आप एक बुक रख के स्लाइड कर रहे हो, धीरे से स्लाइडिंग डाउन कर रहे हो, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? वेरी इजी, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर के तरफ लगेगा। डेट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ, डेट इज द डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट किसके अपोजिट? डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ स्लाइडिंग बुक, डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ स्लाइडिंग बुक, है ना। तो ये जो होगा आपका डायरेक्शन जो होगा किसका होगा? अपोजिट होगा स्लाइडिंग बुक के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली समझ में आएंगे कि आपका जो डेस्क है वो क्या है? हल्का टिल्ट है और उस पर से एक बुक को क्या करना है? स्लाइड करना है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बुक के अपोजिट साइड में फ्रिक्शन क्या होगा? लगेगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। बने रहिएगा, खाते पीते रहिए। क्लास 8 के बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आ जाइए, नहीं तो यहाँ से क्या होगा? मेडिसिन मिलेगा और आप फिर ठीक हो जाओगे। नाउ we discuss the question number 5. You spill a bucket of soapy water on a marble floor. बहुत सारे होते हैं ऐसे जो एक्सीडेंट होता है कि मार्बल फ्लोर जो रहते हैं उस पर क्या होता है? साबुन का पानी, सर्फ का पानी गिर जाता है, लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां घर में होती रहती है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया आपको कि यू स्पिल अ बकेट ऑफ सॉपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? ये तो वेरी इजी आपके लिए कि एक मार्बल फ्लोर है, मार्बल फ्लोर पे साबुन के पानी को गिरा दिया, साबुन के पानी को गिरा दिया तो उसमें क्या चलने में आसानी होगी या डिफिकल्टीज होगी? ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। द लेयर ऑफ सॉप मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। द लेयर ऑफ सॉप, the layer of soap makes the floor smooth, है ना। जो लेयर जो है सॉप को क्या करेगा? मेक्स द फ्लोर स्मूथ एंड ये क्या करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। एंड इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा जिसके कारण चलने में दिक्कत होगी, आराम से आदमी गिर जाएगा। गिरने नहीं देना है, बस समझदारी से काम करना है। मार्बल वाले फ्लोर में अगर साबुन का पानी गिरा रहे तो आराम से जाना है, गिर गए तो दवा लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो ये आपके बहुत इजी, मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस में सारे आंसर होंगे, आपको कहीं से भी बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना चीज़ होगी और रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करना है, बातों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन। आपने देखा होगा एथलेटिक्स जो रहते हैं, जो खेलने दौड़ने वाले जो खिलाड़ी रहते हैं, उनके जूते में स्पाइक्स लगा रहता है, स्पाइक्स लगा रहता है। ऐसे शूज़ को आप देख सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं। तो ये स्पाइक्स वाले शूज़ जो होते हैं, स्पाइक्स वाले जो शूज़ हैं, उनमें क्या ऐसा रहता है कि वो उनको सुविधा होती है और वो बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं ना। क्यों ऐसा उसमें बनाया जाता है और क्या उसमें ऐसा चीज़ होता है जिससे खिलाड़ी को आसानी होती है? बताइए। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। बिकॉज लिखिएगा, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा। स्पोर्ट्समैन यूजेज द स्पाइक्स। क्यों स्पाइक्स यूज करते हैं? स्पोर्ट्समैन यूजेज द स्पाइक शूज। स्पाइक शूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं बताइए? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू इंक्रीज द
टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, किसके बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, बिटवीन द शूज एंड द सरफेस, बिटवीन द, टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द सरफेस, शूज और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, स्पाइक्स उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, शूज विद स्पाइक्स डू नॉट स्लिप व्हाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले, वो स्लिप नहीं करेगा अगर उनके जूते में क्या होगा, स्पाइक्स लगा होगा। ठीक है, इसलिए ग्रिप भी क्यों दिया जाता है, टायर्स में भी ग्रिप क्यों दिया जाता है बताइए, ताकि वो स्लिप ना करे। बाईसाइकिल में ग्रिप क्यों दिया जाता है, ताकि वो ग्रिप बना के रखे स्मूथ सरफेस से, ताकि वो स्लिप ना करे, है ना। तो जहाँ भी ग्रिप दिया जाता है वो फ्रिक्शन को क्या करने के लिए दिया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के, इंक्रीज करने, डिक्रीज करने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए दिया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के, इंक्रीज करने, डिक्रीज करने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान देंगे। ए हैवी एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, Iqbal has to push a lighter box. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? ठीक है, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box. उसी की तरह एक लाइटर बॉक्स है, इकबाल के पास, वो पुश कर रहा है। सीमा क्या कर रही है, उसके पास वो बॉक्स नहीं है, लेकिन उसी के जैसा मिलता जुलता एक बॉक्स है और सेम फ्लोर पे वो क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। पुश मतलब होता है धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना। पुश पुल, पुश पुल। इकबाल सीमा, इकबाल सीमा। इकबाल क्या कर रहा है, बॉक्स को पुश, लाइटर बॉक्स है उसके पास, और सीमा के पास का एक हैवियर बॉक्स है, उसी तरीके का है। फ्लोर क्या है, एक ही तरीके के हैं। नाउ बोलता है हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड व्हाई, कौन सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा और क्यों, ये रीज़न आपको बताना है। रीज़न बहुत ही ईजी, ए हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, है ना। आंसर लिखेंगे ए हैवी ऑब्जेक्ट, ये हैवी ऑब्जेक्ट एक भारी है, हैवी ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। भारी ऑब्जेक्ट को पुश करने में डिफिकल्टीज होता है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एज इट इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस, जो आपके सरफेस है उसके क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा, वो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा, घर्षण ज़्यादा लगेगा। सो सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, है ना। पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स। ठीक है, उसी की तरह एक हैवियर बॉक्स है उसके पास, और इकबाल के पास क्या, लाइटर बॉक्स है। लाइटर बॉक्स मतलब क्या, हल्का है। इकबाल के पास हल्का बॉक्स है, लाइटर बॉक्स है, लेकिन सीमा के पास कैसा है, भारी बॉक्स है। तो भारी बॉक्स जो होता है, जो भारी होता है वो फ्रिक्शन ज़्यादा करता है। तो हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है ज़्यादा फ्रिक्शन, एज इट इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस, एज इट इज प्रेस्ड हार्ड, एज इट इज प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस। As it is pressed hard against the opposite surface, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। Now we discuss the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्यों लेस देन होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 ही था ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि वो इंक्रीज डिक्रीजिंग की बातें थी, लेकिन यहाँ पे है कि आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता
है। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एक आंसर लिखिएगा, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट, यहाँ पे आप लिख लीजिए बिकॉज sliding friction get less time to interlock into the contact point on the floor। उसका जो टाइम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो कम होता है, क्योंकि वो स्लाइड करने लगता है। तो स्लाइड जब करेगा तो उसका जो इंटरलॉक है, मतलब जो उसका ग्रिप है सरफेस के साथ, वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक into the contact point। into the contact point of the surface, on the surface कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो छोटा होता है। सो इट इज समवट इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, तो क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक टिल्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा टिल्ट है जैसे मेरा हाथ है। अब इसमें से मैं चौक को ऐसे करूँगा तो आराम से स्लाइड हो गया, ठीक है। तो जो पहले से टिल्ट है उसमें से ऑब्जेक्ट को फिसलने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बस बने रहिए और चीज़ों को सीखिए, सीखना ज़रूरी है ना। Because sliding friction get less time to interlock into the contact point on the floor, on the surface, so sliding friction is less than static friction, है ना। तो वो लेस देन क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता दूं आपको क्या कहना चाहता है। गिव एग्जाम्पल टू शो डेट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। हमारा फ्रिक्शन दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कैसे, फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, पहले बात करेंगे फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड कैसे है, हमारा दोस्त घर्षण कैसे है, फ्रिक्शन कैसे। इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। इट अलाउज क्या कर दो है, अस टू ग्रिप एंड कैच दी ऑब्जेक्ट, है ना। क्या करता है ये, ऑलो करता है, ग्रिप बनाता है। कबड्डी तो आपने खेला ही होगा, कबड्डी में क्या करते हैं, हाथों में मट्टी लगाते हैं और फट से सामने वाले को पकड़ लेते हैं। क्या करता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हमको ग्रिप बनाने में मदद करता है ताकि सामने वाले को पकड़ के रखे। व्हाट्सअप फेसबुक सब चला लो लेकिन कुछ ना मिलेगा जीवन में, मिलेगा वही जो आपके साथ रहेगा और साथ वही रहेगा जो आप पढ़ोगे, ठीक है। लोग बिछड़ जाएंगे, लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई आपसे अलग नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 2। इट हेल्प अस टू वॉक comfortably on the floor. It helps us to minimize the speed or to stop any object. It helps us to minimize, क्या मिनिमाइज करने में मदद करता है बताइए। इट हेल्प अस टू मिनिमाइज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइक बताइए एग्जांपल्स में कार लिख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल, है ना। बचपन में तो बहुत कार चलाए होंगे, बड़े होने के बाद अभी नहीं चलाए होंगे।
ठीक है, नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प अस टू राइट। मैं अभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चॉक इस पे नहीं लिख पाएगा। कौन नहीं लिख पाएगा? मैं नहीं लिख पाऊंगा, है ना, चॉक अपने आप थोड़ी लिखाएगा। इट हेल्प अस टू राइट। अगर आपके पेन और कॉपी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप भी कॉपी में नहीं लिख पाओगे। नाउ वी डिस्कस एज ए दुश्मन, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसे है? फ्रिक्शन एज अ फो, इट कॉजेज वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एज अ फो, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसे है? उसका फर्स्ट पॉइंट है, इट कॉट वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट। इट कॉजेज वियर एंड टियर it causes wear and tear in objects। tear मतलब क्या होता है? फटना, ठीक है। नाउ मेरे प्यारे सोल्जर्स, आप लोग बहुत दिन से सोए हुए हो, जाग जाओ, ठीक है। फ्रिक्शन एज अ फो में पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग। थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा और इजी हम लोग लिखेंगे, इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन। इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट ऑफ मशीन। इट कॉजेज डैमेज, जैसे आपके वो जार होते हैं ना जिसमें मसाला पीसा जाता है, अगर आप उसको ज़्यादा देर चला देते हो तो क्या हो जाता है? जल जाता है, ठीक है। तो वो भी फ्रिक्शन के कारण होता है, हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने के बाद वो जल जाता है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उसी के हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन, है ना। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुत इजी लिखेंगे, इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इट रिड्यूसेज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तीनों पॉइंट सिंपल है, आप इसको याद कर लेंगे, कहीं से उतारने की ज़रूरत नहीं है, गाइड से उतारने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आप लोग पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, और कहीं भी दिक्कत है तो पूछते जाइए, है ना। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में, उसके स्पेशल शेप्स क्यों होते हैं? द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड मस्ट हैव अ स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसे ओवरकम करने के लिए उसके पास एक स्पेशल शेप होता है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। जो एफर्ट्स लगाते हैं उससे क्या होता है? फ्रिक्शन मिनिमाइज होता है, कम होता है। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप हैविंग पॉइंटेड फ्रंट विथ लिटिल ब्रॉडर मिडिल पोर्शन विच गेट टैपर्ड एट बोथ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड। देखिए स्ट्रीमलाइन्ड शेप के एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको। मछली तो आपने देखा है ना, फिश का जो शेप होता है कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप होता है, आगे से भी टैपर होता है, पीछे से भी होता है। मतलब उसका आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन कैसा होता है? छोटा होता है, बीच का पोर्शन क्या होता है? बड़ा होता है, इन द केस ऑफ फिश। तो बोल रहा है वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड, जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्लूइड में, लिक्विड में, उनकी स्पेशल शेप क्यों होते हैं? अगर उनके स्पेशल शेप्स नहीं होंगे, फिन्स नहीं होंगे मछली का, तो वो स्विम कैसे करेगा? तो जो उसका शेप्स होता है वो मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन को कम करता है। तो इसमें आप लिखोगे बस द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव अ स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, the object moving in a fluid, the object moving in fluids, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड्स में उसके क्या होते हैं? मस्ट हैव अ स्पेशल शेप।
must have a special shape. इसके कैसे होते हैं शेप जो होते हैं उसके स्पेशल शेप होते हैं टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन, टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे, बातों को समझे भी होंगे। अगर आपसे कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बस मुझे यही कहना है कि आप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। समय जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। ये जो क्लासेस है ये आपके बेसिक्स को मजबूत करेंगे। 6, 7, 8 यही सब तो 10th में आगे, जब आप 10th में आओगे तो 7th के बुक्स को मैच करना 10th से बिल्कुल मैच करता है। 8 के कुछ टॉपिक्स 10th से मैच करते हैं। यही सब कंबाइन होकर एक 10th का NCERT बनता है। आपको जब समझ में आएगा तो चीज़ें आप बहुत कुछ समझ नहीं पाओगे। आपके बोर्ड के एग्जाम्स में यही सब आते हैं, यही सब आपको हेल्प करता है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही आपके डेवलप करने में मदद करता है। इसलिए बने रहिए, समझते रहिए, बी कंसंट्रेट, बी फोकस। Thank you for attending the classes.